हमने लास्ट टाइम बच्चे मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट, और इससे ऊपर वाला जो हमारे पास ये एक दो टॉपिक और थे, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, या फिर उससे ऊपर जो हमने ये डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, है ना। इसके मल्टीपल केसेस से होते हुए हमने कुछ एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस करके टॉपिक वाइंड अप किया था। इसके अंदर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो स्पेशल केसेस के अकॉर्डिंगली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे क्या आ रही है ना। हमने स्पेशल केसेस जब डिस्कस किए थे उससे पहले एक बार वापस से फॉर्मूला लिख लो, सिर्फ B is equal to mu naught f upon 4 pi a square plus x square raised to the power 3/2 2 pi a square into n, है ना। a हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेडियस है, और x क्या है, सेंटर से जितने डिस्टेंस पड़ता है। ये क्लियर है, सबको पता है। अब इसके अंदर जब हमने स्पेशल केसेस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी एट सेंटर, जब सेंटर पे आए तो x की वैल्यू 0 पुट करी, कुछ वैल्यू आ गई। व्हेन द p lies far away from the center, बहुत एक्सट्रीमली मतलब काफी एक्सेसिव डिस्टेंस पे था, तो x इज एक्सट्रीमली ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमने x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को अप्रॉक्स x स्क्वायर मान के और इसको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की टर्म में रिप्रेजेंट किया था। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, NIA, n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट थ्रू ईच टर्न, और a आता है जो एरिया होता है, जो एक लूप, वो जो टर्न है पूरा, वो एक लूप जो एरिया कवर करता है, दैट इज NIA। डन है, इसकी टर्म्स में हमने रिप्रेजेंट किया था, और उसके बाद फिर x इज इक्वल टू a के हिसाब से हमने वैल्यू निकाली थी। और यहाँ पे हमने एक देखा था, जब x इज इक्वल टू a का डिस्टेंस है तो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, जो हमारे पास म्यू नॉट NI अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5/2 ये बन गई थी। अब इन सब वेरिएशंस के हिसाब से हमने साउथ पोल नॉर्थ पोल की भी बात कर ली थी। अगर जो सीधा घूमेगा तो साउथ पोल बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नॉर्थ पोल बनेगा। और इसी में ये मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ है। ये क्या है बच्चा, ये सेंटर पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड है, और सेंटर के बाद इनवर्सली रिलेटेड करता है, चाहे तुम उस लूप के लेफ्ट हैंड चले जाओ, चाहे उस लूप के राइट हैंड चले जाओ, मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती जाएगी। किसी बच्चे को इसमें परेशानी, ठीक है, तो एक ग्राफ पता होना जरूरी, आता होना चाहिए। आज हम क्या बात करने वाले हैं बच्चे, मैंने यहाँ पर एक कलेक्शन करी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला पार्ट हमने क्या करा हुआ, मैंने यहाँ पे जितने भी केसेस मेरे दिमाग में आते गए, बुक्स के अंदर हैं ये, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास से मैंने अपनी और से लिखा है, ये सारे वो केसेस एक जगह पे लिख दिए हैं हमने, जहां जहां के हिसाब से कंसेप्चुअल या न्यूमेरिकल भी बन सकता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कॉन्फ़िगरेशन, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी। और अगर तुम्हें ये साथ ही साथ देखोगे ना, ये आधे तो वो हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पेशल केसेस हैं सिर्फ उनके, लेकिन अगर ये याद होंगे, ये तुम्हें आइडिया होगा, डिस्कस्ड होंगे, तो तुम्हारे लिए आधे क्वेश्चन बहुत टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, इनको साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना, डायग्राम बनाओ पूरा, मतलब लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, तुम डायग्राम के हिसाब से रेफरेंस में लिख सकते हो, बाकी फेयर नोट्स अपने घर जाके कॉपी कर ही लेना। पहला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरियस करंट कॉन्फ़िगरेशन में मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस r लाइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। सेम ये हमने पहले डिस्कस किया था, सिर्फ यहाँ आर्क के लिए ले रहे हैं, किसी आर्क के हिसाब से लेंगे तो क्या आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय r थीटा। याद है, ये हमने डिस्कस किया था, वहां पे हमने 2 पाई n लिखा था उसे, जहां पे थीटा था उसकी जगह, याद है ना। तो सेम वही फॉर्मूला है हमारे पास। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। क्या कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे दो कॉइल्स हैं, कंसेंट्रिक कॉइल्स, एक कैसे है, ऐसे बिल्कुल, जो मतलब हमारे पास इस तरीके से, और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे, समझ रहे हो। दोनों की अगर मैं रेडियस, जो बेसिकली सेंटर से जाता हुआ डायमीटर दोनों के बनाऊंगा, तो एक तरह से परपेंडिकुलर आ जाएंगे। या ऐसे लगा लो कि एक ऐसे है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और एक कैसे जो वर्टिकल प्लेन में, तो दोनों एक दूसरे के साथ राइट एंगल पे हैं। इमेजिन कर पा रहे हो ना मैं क्या बात बोल रहा हूँ बच्चे। तो यहां पर ये लाइंस हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और इनके अंदर से करंट का फ्लो जा रहा है। अब अगर करंट का फ्लो जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, इसके अंदर से कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, उसके अंदर से भी हमने एंटी क्लॉकवाइज लिए, तो दोनों की एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंगली जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकलेगी, इसके हिसाब से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और इसके हिसाब से निकलेगी। पहला तो ये समझो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ मिलती है, राइट हैंड थंब रूल से। अगर मेरे पास हॉरिजॉन्टल वाले पे, जो बेस मतलब बिल्कुल प्लेन के साथ पैरेलल, अपने ये लगा लो कि इस फ्लैट सरफेस के साथ जो पैरेलल है, उसमें अगर करंट ऐसे घूम रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को आई कि नहीं। और अगर जो लूप ऐसे है उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड उधर को आई कि नहीं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ और एक इस तरफ बनी कि नहीं। ये बात समझ रहे हो, दो लूप्स हैं, एक लूप हमारे पास इस तरीके से है, किसी के पास कड़ा है अभी,
देना बच्चा, ठीक है। और मतलब दो बच्चे के पास है अगर तो दो कड़े दे दो मेरे को, देना, ठीक है। दिखाओ। तो इसके अंदर हमारे पास ये देखना बच्चे, ये दो रिंग हो गई हमारे पास, ठीक है। एक रिंग कैसे है, मान लो ऐसे है, ठीक है, और दूसरी रिंग कैसे है उसके साथ परपेंडिकुलर। अब ये इसके बीच में से नहीं जा रही है, लेकिन अगर हम इमेजिन करें तो बिल्कुल इस तरीके से है। ये इमेजिन कर पा रहे हो, 3D में विजुलाइज कर पा रहे हो। तो अगर इसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आई कि नहीं, और इसी के जो ये परपेंडिकुलर वाला था, अगर इसके अंदर से करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर आई कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है। तो ये पता चल गया दो इस तरीके से हैं, लेकिन ये इसके अंदर जाके यहाँ पे बिल्कुल सेंटर इनका एक पॉइंट पे होना चाहिए था। इमेजिन कर पा रहे हो। तो उसके हिसाब से ये डायग्राम बना हुआ। तो एक मैग्नेटिक फील्ड ऊपर और एक बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। रिजल्टेंट क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, cos 90 है तो वो खत्म करो, cos 90 की वैल्यू 0। तो हमारे पास सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चा। अगर अब मैं मान रहा हूं कि अगर दोनों के अंदर से सेम अमाउंट ऑफ करंट है और दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बिल्कुल सिमिलर जो हमारे पास रिंग्स है, तो उनका रेडियस बिल्कुल सेम है। अगर रेडियस सेम है तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई वो √2b आ गई कि नहीं, ये पता चला है नंदनी, पक्का पता चला कैसे आई है। रितिका बच्चा, ये कैसे आया है, यहां पर b और b भी सेम होंगे, रेडियस सेम है, करंट सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बिल्कुल सेम हुई। तो b को मैं b1 b2 को सिंपल b भी लिख दूंगा, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज √2 टाइम्स b बना के नहीं, समझ में आया। तो वहां से हमने ये लिखा था। और b की वैल्यू क्या होती है, उसके लिए एक सर्कुलर लूप के लिए μ0 ni अपॉन 2r टाइम्स √2 हो गया। ये दोनों का हमारा रिजल्टेंट आ गया, डन है। एंड इफ द कंसेंट्रिक कॉइल्स आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, अब मैं क्या केस बना रहा हूं, अगर इन्हीं को मैंने किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, मतलब जैसे अभी हमने परपेंडिकुलर रखा था, इसको परपेंडिकुलर ना रख के किसी एंगल पे रख दिया ऐसे, समझ रहे हो। तो एंगल पे होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी किसी एंगल पे आ जाएंगी। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वहां पे साथ में cos थीटा आ जाएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बाय व्हिच द टू कॉइल्स आर प्लेस्ड। समझ में आई है, क्योंकि जितने एंगल पे मैं कॉइल्स को प्लेस करूंगा उतने ही एंगल पे हमारे पास इनकी फील्ड लाइंस के बीच में एंगल बनेगा। समझ में आ गई, ये बात पता चल रहा है ना। जितने एंगल पे हम इन कॉइल्स को प्लेस करेंगे उतने ही एंगल पे इनकी फील्ड्स प्लेस्ड होंगी। तो वो एंगल थीटा आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा में डायरेक्ट वैल्यू डाल दिया, डन है। b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos थीटा। किसी को परेशानी, डन। अब हमारे पास अब क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर ऑफ टू कंसेंट्रिक कॉइल्स ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 हैविंग टर्न्स n1 n2 इन व्हिच सेम करंट I इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने क्या माना है, दो रिंग्स हैं, दो कॉइल्स हैं, दोनों के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, दोनों का रेडियस अलग है, करंट अमाउंट सेम है दोनों में, और सेंटर एक ही है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। केस समझ में आ गया। तो दोनों की देखो मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है, दोनों की बाहर की साइड आ रही है कि नहीं, तो नेट अलजेब्रिक सम ऐड ऑन होना चाहिए, यही हो जाना चाहिए। जो भी हमारे पास नेट अलजेब्रिक सम क्या निकल रहा है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इसकी भी बाहर आ रही है और उसके हिसाब से भी बाहर आ रही है, तो सेंटर पे दोनों प्लस हो जाने चाहिए। μ0 ni/2r, r1 एक के रेडियस के लिए लिख लिया और r2 दूसरे के रेडियस के लिए लिख लिया, μ0 I/r कॉमन लिया, n1/r1 प्लस n2/r2, वेयर n1 और r1 are the number of turns and radius for one circle and n2 और r2 number of turns and radius for second circle आ गया। सीधी बात है ना। देखो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, कुछ बहुत ज्यादा हम याद नहीं कर रहे हैं, सीधी सीधी बेसिक सी चीजें हैं, बस वो डिस्कस कर रहे हैं ताकि सारे पॉइंट्स तुम्हें क्लियर होते जाएंगे। अब द डायरेक्शन ऑफ B विल बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड, यही रहेगा। जैसे अगर इसके साथ देखोगे तो बाहर की साइड निकल रहा है कि नहीं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और अपवर्ड प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बाहर निकलती हुई है। फिर है हमारे पास इफ द करंट फ्लोइंग इन द टू इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज हो जाए तो एक की मैग्नेटिक फील्ड इधर और एक की अंदर जा रही होगी कि नहीं। तो यहां पर अब नेट इफेक्ट क्या निकलेगा, माइनस हो जाएंगे। अलजेब्रिक सम में क्या निकलेगा, एडिशन की जगह एक इधर है और एक उधर है, दोनों ऑपोजिट साइड में है तो बीच में सबट्रैक्शन लग गया, और तो कुछ फर्क नहीं आएगा, है ना। सेम वही μ0 I/2 कॉमन आ गया, n1/r1 माइनस n2/r2 if the direction and the direction is normal to the plane of paper upward। ठीक है, बात समझ में आ गई है।
डन है ना बच्चा? चलो अब है इफ द चार्ज रिंग हैविंग चार्ज q ऑफ रेडियस r रोटेट्स विद द फ्रीक्वेंसी न्यू। ये एक अलग सा केस दे दिया अब हमने यहाँ पे, यहाँ करंट नहीं फ्लो कर रही है। मान लेते हैं हमारे पास ये कड़ा है और ये चार्ज्ड रिंग है, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है। अब मैं उसे घुमा रहा हूं ऐसे, समझ रहे हो? हम क्या कर रहे हैं, उसे घुमा रहे हैं। इफ अगर ऐसा हो रहा है चार्ज रिंग हैविंग द चार्ज q ऑफ रेडियस r रोटेट्स विद द फ्रीक्वेंसी, तो करंट इन द रिंग कितना आ गया? करंट कितना आया? करंट इज इक्वल टू q अपॉन t होता है। अब जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, मान लो या ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, किसी भी तरीके से देखो, अगर जो मैं घुमा रहा हूं तो क्या हो रहा है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। करंट बेसिकली जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूसली टाइम के साथ साथ मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास q अपॉन टी, 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग B इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I बाय R। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, विच इज इक्वल टू B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई 2R इंटू Q न्यू। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला कंसेप्ट समझ में आया बच्चे? हम क्या बात कर रहे हैं अब सुनो। केस है इफ द रिंग हैविंग द चार्ज q ऑफ रेडियस r रोटेट्स विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। अगर ये किसी चार्ज के साथ है, इस रिंग के ऊपर कोई चार्ज है और अगर ये रोटेट कर रही है किसी फ्रीक्वेंसी के साथ, तो हमारे पास उस रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी के साथ अब चार्ज था। जब तक वो स्टेशनरी थी कोई करंट नहीं था, लेकिन जैसे ही अगर वो रिंग रोटेट करना शुरू कर गई तो चार्ज का एक तरह से फ्लो शुरू हो गया, मूवमेंट ऑफ चार्ज स्टार्ट हो गया। अगर चार्ज का मूवमेंट स्टार्ट हो गया, मोशन स्टार्ट हो गया, दैट मींस करंट पैदा होनी शुरू हो गई। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, है ना? तो हमारे पास 1 अपॉन टी को मैं फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं कि नहीं? तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी को q इंटू न्यू लिख लिया और q इंटू न्यू लिख के आगे सॉल्व कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई I बाय R विच इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2R या म्यू नॉट बाय 2R इंटू Q न्यू। ये लिख लो, पता चल गया कैसे? कंसेंट्रिक रिंग्स और दोनों को भी घुमाना है तो एल्जेब्रिक सम आ जाएगा, और क्या होगा? अब तुम ये कहोगे एक को अलग डायरेक्शन में घुमाना है, एक को अलग डायरेक्शन में, तो माइनस आ जाएगा। कहानी तो सेम ही होगी, करंट का ही फ्लो हुआ ना, और तो कुछ हुआ नहीं। अगर जो हमने रिंग को घुमा दिया तो घुमाने से हमें मिला क्या? फ्लो ऑफ करंट, वरना स्टेशनरी था तो कोई फ्लो ऑफ करंट नहीं था। अब तुम कह रहे हो कि नहीं, एक रिंग को ऐसे घुमा रहे हैं और एक रिंग को ऐसे घुमा रहे हैं, तो चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है, करंट की डायरेक्शन अलग है। नेट एल्जेब्रिक सम में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे उन्हें। डन है? अब देखो, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E is revolving around the nucleus in the circular path of radius r with the speed v। ये तो सीधा सीधा एक एटम के बारे में बात हो गई है। मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस, ऑर्बिट का रेडियस r है, उसके अंदर अगर वो हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो सिंस इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, कॉन्टिन्यूसली घूम रहा है, तो करंट आ गई। करंट का फॉर्मूला क्या हुआ? चार्ज अपॉन टाइम, E अपॉन टी। टी क्या होता है? टाइम पीरियड इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 पाई r बाई टी, है ना? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। टाइम टेकन कितना लगा? कैपिटल टी। तो मैं 2 पाई r बाई वी लिख सकता हूं कि नहीं इसे? यही होता है। किसी को इसमें प्रॉब्लम है? टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं? डिस्टेंस एक चक्कर में कितना कवर किया उसने? सर्कमफ्रेंस के बराबर। और स्पीड कितनी थी? v गिवन थी। तो यहां से ev बाई 2 पाई r आया कि नहीं, है ना? मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? म्यू नॉट I बाई 2R। I की जगह सब्सटीट्यूट कर दो, सॉल्व किया, म्यू नॉट ev बाई 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर बात है? ये किसके लिए आ गया हमारे पास? जिस टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो इतने मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करता है। डन है? अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टू पैरेलल वेरी लॉन्ग thin linear conductors carrying current in the same direction separated by distance r। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें, मतलब नॉर्मल से न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल्स मिल जाते हैं। यहां हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? दो कंडक्टर्स हैं, दोनों कंडक्टर्स के अंदर से करंट जा रही है सेम डायरेक्शन में, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी कहां पे है वो पॉइंट क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि अगर दो कंडक्टर्स हैं तो 3 स्पेस है यहां पे, एक इधर को, एक बीच में और एक इधर। सिंस करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है, तो देखो यहां से करंट की डायरेक्शन सेम है, इधर आई मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी नीचे से ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड घूम के तुम्हारी तरफ आई कि नहीं? इसमें मेरी तरफ आ रही है और इसमें घूम के तुम्हारी तरफ आ रही है, तो बीच में अगर दोनों के अंदर से सेम करंट फ्लो करे और मैं सेंटर पॉइंट लूं तो नेट एल्जेब्रिक सम खत्म हो गया कि नहीं?
लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं, इस ब्लैक वाले से इधर है और इससे जब मैं घूम के जाऊंगा तो इसके इस साइड सेम डायरेक्शन में आई कि नहीं, ऐड हो गई। सिमिलरली इस ब्लैक से देखोगे तो ये मेरी तरफ है और इस रेड से भी देखोगे तो मेरी तरफ है। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रही है तो सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, जीरो। इधर और इधर कुछ ना कुछ वैल्यूज निकल जाएंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस की हम कहां पे निकाल रहे हैं। किसी को दिक्कत? लेकिन अगर यहीं मैं इस केस को स्विच कर देता हूं, डायरेक्शन पलट देते हैं एक की, अगर मैं एक की डायरेक्शन पलट देता हूं तो देखो इससे मैग्नेटिक फील्ड कहां है, सेंटर में, इधर। इससे कहां है, इधर। दोनों केसेस में मेरी तरफ अप्रोच हो रही है कि नहीं? ये डायरेक्शन का कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो दोनों मेरे को अप्रोच कर रहे हैं तो नेट अलजेब्रिक सम क्या हो गया, ऐड ऑन हो गया। पता चला? सेम डायरेक्शन में थे तो बीच में क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अपोजिट डायरेक्शन में थे तो अलजेब्रिक सम आ गया, दोनों को प्लस कर दिया, है ना? क्लियर है ये? तो यहां पर हमने क्या किया है, पहले सेम डायरेक्शन में थे और अगर मैं यहां पर करंट I1 और I2 मानूं, अगर मानता तो सब्ट्रैक्शन लिख के छोड़ देते, लेकिन अब हमने मानिए कि दोनों में से सेम करंट अगर फ्लो कर रही है तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, है ना? म्यू नॉट ओवर 4π2i r/2। r/2 क्या बेटा, टोटल इनके बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r था, तो r/2 और r/2 ये p पॉइंट का डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर से। डन। और अगर मैं x डिस्टेंस q पे निकालना चाहता हूं तो क्या निकल गया, r/2 प्लस x आया कि नहीं? और इस वाले के लिए कितना निकला, r प्लस x, है ना? समझ में आया ये वाला पार्ट? सीधा सीधा फॉर्मूलाज में वैल्यू डाल दो, म्यू नॉट बाय 4π2i कॉमन लेके 1/x प्लस 1/r प्लस x हमारा रिजल्ट आ गया। ये समझ में आया? बीच में कैंसिल हो रहा था, साइड में प्लस होएगा तो वो ऐड हो गया, तो जो कॉमन आया कॉमन लेके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। डन है? किसी बच्चे को परेशानी? ये मैं फिर बता रहा हूं, ये टॉपिक नहीं है, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी जो डिराइव्ड वैल्यूज हैं उन्हीं को मिला जुला के केसेस बना के मैंने कंसेप्चुअल्स कंबाइन कर दिए यहाँ पे, तो सारे केसेस होते जा रहे हैं उससे। ठीक है? अब है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेपरेशन ऑफ p लॉन्ग लीनियर कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जो अभी हमने डिस्कस किया। सिंस दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो सेंटर पे क्या होगा, नेट अलजेब्रिक सम निकलेगा, कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा। तो b1 प्लस b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π2i बाय r2, म्यू नॉट बाय 4π2i बाय r/2, दोनों को प्लस किया तो जो रिजल्ट आया हमारे पास वो सामने है। डन है? साइड में जीरो क्यों आएगा, डिस्टेंस अलग अलग है, वो तो डिपेंड करेगा। मतलब समझ रहे हो, जिस डिस्टेंस पे अब अगर कोई ये कहे कि जीरो आएगा, कैसे जीरो आएगा, यहां से इस पॉइंट पे इसकी स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ज्यादा है और उसकी वजह से कम है ना? इस वाले की वजह से बेशक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी पर स्ट्रेंथ तो कम होगी ना डिस्टेंस की वजह से, तो कुछ ना कुछ नेट इफेक्ट इसका बचेगा कि नहीं? डायरेक्शन उल्टी है लेकिन स्ट्रेंथ। नेट अलजेब्रिक सम के लिए मैग्नीट्यूड भी तो देखेंगे। जीरो कब होता है, जब दोनों की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है लेकिन स्ट्रेंथ भी दोनों के बराबर है, तभी तो कैंसिल आउट होगा। इस केस में क्या होगा, इससे तो बहुत क्लोज है वो पॉइंट, अगर ये डिस्टेंस बहुत क्लोज है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, और इसके केस में r कम है यहां तक, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक, उसकी स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग वाली के डायरेक्शन में, मतलब अगर मैं इस कंडक्टर से लूं तो आउटवर्ड डायरेक्शन में नेट इफेक्ट आएगा, और दूसरे वाले के अकॉर्डिंगली लूं तो जैसे नीचे की साइड जा रहा है तो ऑपोजिट साइड में नेट इफेक्ट आ जाएगा। सेम करंट के लिए होगा, I1 I2 ले लो, वरना डिफरेंट करंट होगी तो कंडीशंस डाल दो। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर I1 I2 लेके सॉल्व करते जाओ, उसमें वैल्यू डाल दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना? हाँ, अगर साइड में जीरो लाना ही है तो फिर काम करो, इसमें से थोड़ी करंट और उसमें से बहुत ज्यादा करंट भेज दो, ताकि वो जो डिस्टेंस वाला पार्ट है उसको कंपनसेट कर दे। अगर वो डिस्टेंस वाला पार्ट कंपनसेट हो गया, आर बढ़ने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड घट रही थी, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जितनी घट रही थी उतना आई बढ़ा दिया, तो अल्टीमेटली इन मैग्नीट्यूड इसकी और इसकी वजह से सेम पॉइंट पे एक पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नेटिक फील्ड आ गई, नेट रिजल्ट जीरो आ गया। पता चला ही है? क्लियर है बच्चा सबको? अब यहां एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चा, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर जो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो काफी बार आया हुआ क्वेश्चन दिख जाएगा तुम्हें। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना कुछ टफ नहीं है, इसको इमेजिनेशन में लाओ, सोचो जरा है क्या क्वेश्चन, एक बारी पढ़ो इसे साथ के साथ में मेरे। हमारे पास है, रुको, अ स्ट्रेट वायर, क्या है हमारे पास, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 amperes is bent into a semicircular arc of radius 2 cm as shown in the figure. Consider the magnetic field B at the center of the arc.
What is the magnetic field due to straight segment? In what way the contribution of magnetic field of the semicircle offers differs from that of the circular loop, and in what way does it resembles? What would your answer be different if the wire were bent into semicircle arc of the same radius but in the opposite way as shown in the next figure? एक काम करते हैं, एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं. पहले क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? एक नॉर्मल वायर है बेटा, उस जिसके अंदर से 12 एम्पियर की करंट जा रही थी, उसको हमने सेमी सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया. ये समझ में आया? अब इन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट. हमें इस कर्व वाले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. पहले पार्ट में इन्होंने सिर्फ बोला है कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट सेगमेंट है, ये जो हमारे पास सिर्फ ये वाले सेगमेंट है, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, क्या निकलेगी? डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा. इमेजिनेशन में लेके तो आओ जरा. तुम एक बात बताओ, यहां तुम्हें एक चीज समझ में आ रही है? ये जो पॉइंट है, अगर मान लो मैं ऊपर वाले लूप को फिलहाल बिल्कुल ही इग्नोर कर दूं, तो ये एक सीधा कंडक्टर नहीं है. अगर मैं इस पॉइंट सिर्फ स्ट्रेट वाले हिस्सों की बात कर रहा हूं ना, इसकी और इसकी, तो इसके हिसाब से ये पॉइंट तो बिल्कुल कंडक्टर के ऊपर नहीं लाया कर रहा. डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट पॉइंट बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आ गए हैं. अगर हम बात करें, जब हमने एक फॉर्मूला निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था ना, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए निकाला था, उस केस में अगर वो जो डिस्टेंस था, निकालो जरा, देखना वहां पे डिस्टेंस की टर्म में था, एक्स की टर्म्स में आंसर आया था तुम्हारे पास, कुछ था कि नहीं? जब हमने वो डेरिवेशन करी थी, क्या था फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट. उसके अंदर क्या निकला था? फॉर्मूला क्या है? साइन फाई 2 प्लस फाई 1 वाले के अंदर एक x की टर्म्स में भी तो निकाला था हमने स्पेशल केस में. अगर हम x की केस में लें, यहां पर x की वैल्यू 0 है, इस केस में तो x है ही नहीं, क्योंकि ये तो वायर पे लाई कर रहे है ना. अगर ये वायर पे लाई करेगा तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, और एक और देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर होता था कि नहीं? वेयर थीटा किसके बीच में, किसके लिए रिप्रेजेंट करता था? इट इज द एंगल बिटवीन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज करंट एलिमेंट, एंड करंट. यही था ना जो हमने अभी जिस डेरिवेशन का मैंने नाम लिया, जिसको तुमने फाई 1 फाई 2 की टर्म्स में याद करने की कोशिश करी है. जरा याद करो, वो बाइट सेविट लॉ का ही तो एक स्पेशल केस करके हमने डिराइव किया था. बाइट सेविट लॉ का ही फॉर्मूला लगाया था, करंट एलिमेंट अज्यूम किया था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद उसको फाई की टर्म्स में ले जाके हमने इंटीग्रेट किया था. लेकिन निकाल तो उस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन के ही रिस्पेक्ट में रहे थे सब कुछ. दैट मीन्स जो यहाँ पे थीटा है, ये तो वही थीटा जो बाइट सेविट लॉ के अंदर होता था. और ये एंगल कौन सा होता था? ये एंगल था करंट एलिमेंट की लेंथ और करंट के बीच की डायरेक्शन, IDL. यही था ना, यही था. याद आया? और क्या लिखते थे हम, इसे याद करो. अगर हम इसके अंदर लिखते थे जो बाइट सेविट लॉ को, क्या लिखते थे? I क्रॉस R लिखते थे कि नहीं? ऐसे ही लिख रहे थे. देखना एक मिनट, बाइट सेविट लॉ देख रहे हो अपना, क्या लिखा था? क्या था? DL क्रॉस R. क्या लिखा था? पढ़ो. नहीं मिला? बाइट सेविट लॉ के अंदर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे दो चीजों के, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर वाले के अंदर, है ना? तो जब हम बाइट सेविट लॉ के अंदर, यहां देखो, ये ना, तभी मैं तुम्हें क्या कहता हूं, एक तो बच्चे डेली रिवीजन वाला पार्ट तो है ही जो टॉपिक होता है, इसकी एक फॉर्मूला शीट रेडी रखना ही शुरू करा करो चैप्टर की. जब रिवाइज करते हो ना, तो सेम हर चैप्टर के साथ भगवान के नाम के 2 पेज छोड़ के चला करो. वो भगवान कौन होते हैं हमारे? ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज, या एक अलग से नोटबुक या एक अलग से प्लेन शीट्स रख लो अपने पास, जिसमें हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट तुम डेली रेडी करो. एक तो तरीका होता है कि चैप्टर खत्म होने के बाद जब हम पूरा रिवाइज करते हैं तब बना लो, वो भी बढ़िया है. लेकिन बीच बीच में भी अगर डेली ही टॉपिक रिवाइज करे और तुम्हें रोज का एक नया फॉर्मूला मिल रहा है, वो उसे लिख लोगे तो और आसान हो जाएगा, कुछ मिस नहीं होगा. अब इसमें और एक और रहता है ना उसमें पार्ट, तुम रट्टा नहीं मारोगे, मीनिंग के साथ लिखोगे और ऐसे लिखोगे.
ये जब हमने बाइट-सेवर्ट लॉ किया था, इसको लास्ट में आते हमने dl क्रॉस r लिखा था। I बाहर था, I dl क्रॉस r। अब dl क्रॉस r का मतलब लेंथ ऑफ एलिमेंट, और r क्या था? r था जो डिस्टेंस था, जो पोजीशन थी उस सर्टेन पॉइंट की, उस dl के रिस्पेक्ट में, उनके बीच का एंगल। अब वो जो पोजीशन है ना, डायग्राम के हिसाब से याद करो, यहां पे ये थीटा इस dl के एलिमेंट के साथ था। बेसिकली करंट की डायरेक्शन भी dl में से जा रही होती, तो ये कह सकते हैं करंट और इस पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है ना। अब हमारी जो करंट जा रही है उस वाले केस में वो कहां जा रही है? सेम डायरेक्शन में जा रही है बिल्कुल। अगर यहां पे इसमें ध्यान दोगे तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, dl की लेंथ बिल्कुल एलिमेंट की के साथ एंगल बन रहा है, थीटा कितना हुआ? 0। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे इन दोनों पार्ट्स की वजह से क्या निकली? 0। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है बच्चा? इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द सर्कुलर लूप। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले ना इससे सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात करो, पहले वो निकाल लो फिर बताओ मुझे। इस सर्कुलर लूप की वजह से, जो सेमी सर्कुलर लूप है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, आता है। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? हमने अभी कुछ स्पेशल केसेस लिखे हैं, याद करो, उसमें शायद पहला या दूसरा केस मैंने लिखवाया था। क्या है? अगर हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, क्या है फॉर्मूला उसका बताओ? जिसके अंदर आर्क है, क्योंकि पूरा लूप नहीं बन रहा है, ये सेमी सर्कल है, तो क्या है उसका फॉर्मूला? I बाय आर इंटू थीटा। थीटा यहां पे कितना है? 180 डिग्री है ना। अगर हमारे पास छोटा होता कोई आर्क, ऐसे होता, तो यहां पे हम क्या बना रहे होते? तो ऐसे करके एंगल बनता कुछ थीटा, लेकिन ये तो पूरा ही लूप है, तो यहां से यहां आ गया है, तो इसके बीच में एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री को मैं क्या लिखूंगा? पाई रेडियंस। डाल दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा कि नहीं? बात समझ में आई? और डायरेक्शन कैसे आएगी? अगर करंट इस साइड में जा रहा है, जैसे मैं अगर ऐसे बताऊं, लूप उधर को है और करंट इधर जा रहा है, तो यहां से इनवर्ड की साइड, इनसाइड द पेपर आ रहा है कि नहीं, या फिर टुवर्ड्स द रीडर मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रही है। समझ में आई ये वाली बात? जैसे कि अगर ये कड़ा है और इसके अंदर से ऐसे करंट जा रही है इस तरफ को, तो करंट अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आई कि नहीं? ये रहेगा। डन है। अब इन्होंने क्या बोला है कि डिस्टिंग्विश करो, कि ये जो है हमारे पास, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। भाई पूरे किसकी रेफरेंस में बात कर रहे हैं ये? इन्होंने कहा है कि सेमी सर्कल का क्या डिफरेंस है सर्कुलर लूप से। सर्कुलर लूप और सेमी सर्कल में कुछ फर्क पड़ रहा है? सेमी सर्कल में अगर यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूं, करंट इधर निकली, अंदर ऐड हुआ, ऐड हुआ, ऐड हुआ, ऐड हुआ, सेम डायरेक्शन में। सेमी सर्कल में और अगर जो लूप पूरा कंप्लीट होता तो भी वो सेम डायरेक्शन में ऐसे करके ऐड ऑन हो जाता। मैग्नीट्यूड का ही डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास क्या आ रहा है? अगर जो मैं बात कर रहा हूं सेमी सर्कल की, तो देखो इसके अंदर सेमी सर्कल वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया, 180 वाला हमने अभी डिस्कस किया, और इसकी वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पाई से पाई कट गया, म्यू नॉट आई बाय आर की टर्म्स में, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, पाई से पाई काटो मत, क्योंकि फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी, वरना इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷, आई की वैल्यू 12 एम्पियर्स की करंट जा रही है, आर हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, पाई की वैल्यू 3.14 डाल के मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। सिंपल बात है। अब हम बात करें सर्कुलर लूप में क्या होता। बेटा अगर जो सर्कुलर लूप होता तो वहां देखो ये हो रहा होता, करंट इधर से घूमते हुए ऐसे जा रही होती है ना, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? अगर हमारे पास ऐसे हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो नेट डबल होगी कि नहीं? एक ऊपर वाले हिस्से की वजह से, एक नीचे वाले हिस्से की वजह से, है ना। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने जैसे अभी मैंने लूप बना के दिखाया सेमी सर्कल के लिए है, वही कंटिन्यू हो रहा है ना, सेम मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन के हिसाब से, तो एक नीचे वाला सेमी सर्कल सेम डायरेक्शन में, करंट ऊपर वाले में, तो उससे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगी। डन है? ये समझ में आया? अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर बेंट इन अ सेमी सर्कल आर्क ऑफ सेम रेडियट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इस वाले में देखो सब कुछ सेम है, लेकिन आर्क ऊपर की जगह नीचे आ गया। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये समझ में आया तुम्हें? यहां पर जो आर्क ऊपर की तरफ बनाया था उसकी जगह अगर यहां नीचे की तरफ बन गया तो इसमें कोई डिफरेंस आएगा? नहीं आएगा। सोच के देखो, जब बेटा ऊपर की तरफ जा रही है
मेरी बात समझो, जब ऊपर की साइड जा रही है करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, सीधा जाके ऊपर से ऊपर की तरफ, बस इस वाले हिस्से पे वो देखो, इधर से इधर करंट कहाँ जा रहा है, उधर। तो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी तरफ अप्रोच कर रहा है कि नहीं, जब ये उंगलियां घूम के जाएंगी तुम्हारी तरफ जाएंगी। और अब इसको इमेजिन करो, करंट की डायरेक्शन इधर से जाते हुए उधर, करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ अप्रोच कर रहा है। पहले कहाँ अप्रोच कर रहा था तुम्हें, अब ये मेरी तरफ अप्रोच कर रहा है, डायरेक्शन बदल गई कि नहीं, ये बात समझ में आई है। ऊपर वाले लूप, अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये सर्कल नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि अगर सर्कल बन रहा होता तो सर्कल के अंदर, ये ध्यान से देखो, अगर सर्कल बनता तो दोनों की करंट की डायरेक्शन सेम तो कभी हो ही नहीं सकती थी। समझ में आ रही है बात। इस वाले ऊपर वाले केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इस वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट हो जाएगी। समझ पा रहे हो? पता चला बच्चा ये वाला केस। चलो इसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन है बच्चे, इसको अटेम्प्ट करो फटाफट से। 2 वायर्स ए एंड बी हमारे पास हैं, 2 वायर्स हैं जो, इनको पढ़ो। 2 वायर्स ए एंड बी हैव द सेम लेंथ ऑफ 44 सेंटीमीटर and carry current of 10 amperes each. Wire A is bent into circle and wire B is bent into square. 2 वायर्स हैं, 44 सेंटीमीटर की लेंथ है, एक से हमने सर्कल बना दिया और एक से हमने स्क्वायर बना दिया। तो ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट द सेंटर ऑफ द वायर्स, विच वायर प्रोड्यूसेस ग्रेटर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। क्वेश्चन समझ में आ गया? 2 वायर्स हैं, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों के अंदर से 10 एम्पियर्स की करंट जा रही है, लेकिन एक को हमने स्क्वायर में बना दिया और एक को हमने सर्कल में बना दिया। दोनों की वजह से दोनों के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो और देखो किसकी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा आता है, निकालो। हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर क्या केस है बेटा, हमने बात करी हुई है कि 2 वायर्स हैं, दोनों की लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर, दोनों को अलग अलग शेप में कन्वर्ट किया, मतलब कन्वर्ट क्या किया, बेसिकली शेप में डाल दिया। तो हमारे पास एक को हमने क्या बनाया है स्क्वायर और एक को क्या बनाया है सर्कल, ठीक है, एक को हमने बनाया सर्कल, बट लेंथ दोनों वायर्स की सेम है। इसकी भी, इसका जो सर्कमफ्रेंस है कितना है 44, इसका जो पेरीमीटर है ये है 44। अब एक बात बताओ, पेरीमीटर से मैं साइड निकाल सकता हूं कि नहीं स्क्वायर के? किसी बच्चे को इसमें तो दिक्कत नहीं है। 4 टाइम्स ऑफ साइड इज इक्वल टू 44, ए की वैल्यू 11 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं? डन है। इसके सेंटर पे मेरे को निकालना। अब अगर इसमें से करंट फ्लो कर रही है, ऐसे भेज देते हैं, है ना, ये हमारे पास करंट फ्लो कर रही है और करंट की वैल्यू कितने गिवन है 10 एम्पियर्स। ये डिस्टेंस कितना है, हाफ हो गया, 11 का हाफ हो जाएगा 5.5, है ना। अगर मैं इसकी हिसाब से 2 ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे ऐसे करके 45 और 45 लगा के, जो हमारे पास सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला था μ0/4 पाई क्या था, I/R sin φ1 प्लस sin φ2, ऐसे ही फॉर्मूला था कुछ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, उसको 4 टाइम्स कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा कि नहीं। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, आउटवर्ड। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत? और जब सर्कुलर लूप है हमारे पास, जो रिंग है, उसके अंदर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू 44 करके रेडियस अगर मुझे निकालना है 44/2 इंटू 22/7 ऐसा निकला, रेडियस 7 सेंटीमीटर आया कि नहीं। अब अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास वो नहीं है, सर्कुलर लूप के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है ना। या तो एक ऑप्शन है डिराइव कर लो, डिराइव करने में भी, पर डायरेक्ट अभी तो इतने सारे फॉर्मूलाज तुमने लिखे हुए हैं। सर्कुलर लूप के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, करंट तो सेम वही 10 एम्पियर्स आ रही है, डायरेक्शन भी दोनों की सेम आएगी। जब दोनों के अंदर तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे जब रिंग, ये अपना सर्कुलर रिंग की बात करी है हमने, तो रेडियस हमारा निकल गया 7 × 10⁻², को क्यों मीटर्स में कन्वर्ट किया सेंटीमीटर को स्टैंडर्ड रखने के लिए। तो फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं था हमारे पास, μ0/4 पाई I/R 2 पाई था कि नहीं, I/R इंटू थीटा था ना। थीटा क्या होता है, जितना एंगल बना रहा है वो आर्क, पूरा सर्कल है तो कितना एंगल बनाएगा 360 डिग्री का, तो मैंने 2 पाई लिख दिया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, μ0/4 पाई की 10⁻⁻7, I की वैल्यू 10 एम्पियर, R की वैल्यू 7 × 10⁻⁻2,
2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, सब्सटीट्यूट करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो भी निकलेगा। निकला। ऐसा ही केस अब हम स्क्वायर के लिए करेंगे। जब हमने स्क्वायर का केस किया तो आंसर क्या निकलेगा, 4 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि 4 साइड्स थी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए साइन पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, सॉल्व करके जब हमने रिजल्ट निकाला 10.3 टाइम्स 10 रेज टू दी पावर -5, दोनों को कंपेयर करो तो स्क्वायर के अंदर रिंग के कंपैरेटिवली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा आ गई है। करंट सेम, वायर की लेंथ सेम, लेकिन शेप चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाती है। क्लियर बात है ये? किसी को दिक्कत है इसमें? ठीक है। ये देखो मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, जब तक फॉर्मूला शीट नहीं होगी तुम्हें चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन अभी तक हमने जो डिस्कस किया कुछ नया कंसेप्ट नहीं लगाया है ना, ये बात समझ में आ रही है? इसी के बेसिस पे बच्चे ये और न्यूमेरिकल है, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा। और इसके अलावा भी ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे करके रखने, और जो तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर या अपने पास प्रदीप्स है, मॉडर्न एबीसी है, या एसएल अरोड़ा है, या जो भी एडिशनल बुक है तुम्हारे पास, उनके एम्पियर सर्किटल लॉ से पहले तक के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करके रखने हैं बच्चा। ठीक है, बाय।